साल की रैली थी उसमें तो हमने ब्रॉडर री रेटिंग देखी जिसमें ईएनपी, बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटोज सब में एक रैली देखी। जब राइट, मार्केट एक लेवल पर आ जाती है, मार्केट 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग से इस वक्त है 8 साढ़े 8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स राइट, पे। राइट, अब जब ब्रॉडर एक रैली हो जाती है तब जो है वो हमें फिर स्टॉक सिलेक्शन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से हमने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को जो है वो कवर करते हैं। तो यस, स्टिल हम जो है वो यहाँ से काफी पोटेंशियल है उन स्टॉक्स में, और वी थिंक के जो है वो ट्रक्स सेगमेंट में, टेलीकॉम सेगमेंट में, कोल्ड रोल्ड स्टील में, सीमेंट्स में, एनर्जी चेंज में अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से सिग्निफिकेंट रिटर्न्स आएगी। हाउएवर, आई थिंक 2026 में हमने थिंक की थीम्स जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स हमने देखा 22 से 11 हो गए हैं। या अब इस वक्त अगर हम इस लेवल को देखें, होता ही है कि बूम बस्ट साइकिल्स होते हैं, अगर हम इस लेवल को सस्टेन भी कर लें। हम करियर मैंने ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर इट बी बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, वो जब कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं या जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, वर्किंग के साथ, रिसर्च बेस्ड आइडियाज, इकोनॉमी को देखते हुए, उसको वैल्यूएट करते हुए, कंपनीज को देखते हुए, उनके फंडामेंटल्स को देखते हुए इन्वेस्ट करते थे। हाउएवर, जब हम बात करते थे ब्रॉडर पब्लिक से, ऑडियंस से, तो उनसे ये फील मिलता है कि स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ नुकसान होता है और स्टॉक मार्केट में जो है वो पैसे चले जाते हैं और नफा कभी भी नहीं होता, और ये ब्रॉडर कंसेंसस यही था। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा कि यहाँ पर जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, अगर वही उसी तरीके से अगर इंडिविजुअल्स को ये भी जो है वो रेकमेंड किया जाए और काम कराया जाए, तो आई थिंक वो भी जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे बना सकते हैं। इसी विजन के साथ हमने, अगर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाऊं, तो या ये बेसिकली पावर सेक्टर को रिजॉल्व करने में इस गवर्नमेंट को तो 2 साल, और इससे पिछली वाली गवर्नमेंट जो शौकत तरीन साहब जब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2021 में, और तब ये वहां पर स्टार्ट हुआ था ये कि जिसमें हम किसी तरीके से डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म के थ्रू पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को हल करते हैं, हो गया। अब गैस सर्कुलर डेट में हमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें करनी है। ये तकरीबन सेक्टर में कुछ 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास डोमेस्टिक गैस अवेलेबल हैं जो कि हमारी ईएनपी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन हम उनसे खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि राइट, हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें आरएनजी की सप्लाई है। तो ये मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें, मेरा ख्याल है इसमें एटलीस्ट साल लगेगा। रिस्पॉन्सिबली लेवरेज को यूज नहीं करता है, या वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो एक ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज कमीशंस बना लेता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में उसका क्लाइंट ही जो है वो जिंदा नहीं रहता या उसका कैपिटल नहीं रहता, तो वो लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न्स वैसे ही नहीं बन सकते हैं। और आप ये तो कोई एक इंटेलिजेंट वे भी नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को जो है वो 2 महीने 4 महीने के लिए अपना क्लाइंट कंसिडर करें। जनरली जब हम 2022-23 में स्टॉक्स पिच करते थे, तो जब हम कहते थे स्टॉक्स ले लें तो लोग कहते थे आप डॉलर आईएमएफ प्रोग्राम मिला, वहीं से स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई एक सिंगल फैक्टर जिसकी वजह से जो है वो ये रैली स्टार्ट हुई या स्टेबिलिटी आई, वो उस वक्त का आईएमएफ प्रोग्राम और फिर हमारी रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो फैक्टर्स थे। जैसे मैंने ट्रिगर्स गैस सर्कुलर डेट और एफडीआई और री रेटिंग और रीबैलेंसिंग के हवाले से बताई। आई थिंक ये सारे ट्रिगर्स जो हैं वो मार्केट में 2026 में प्ले आउट हो सकते हैं। वॉलिटिलिटी जिस लेवल्स पर मार्केट है डेफिनेटली आ सकती है। हमने अप्रैल में एक पाकिस्तान इंडिया वॉर और फिर इसराइल और ईरान वॉर में देखा, तो हम इन्वेस्टर्स को यही कहते हैं कि जो है वो वॉलिटिलिटी तो इस साल भी आई थी, अगले साल भी आ सकती है। उस बट वो ये मार्केट का पार्ट होती है, लेकिन सब सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपनी पॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करेंगे तो आई थिंक मार्केट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। जी बिल्कुल, देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस लेवल्स पे मार्केट है, जरूरी नहीं है जो लास्ट 2 साल में हुआ अगले 2 साल में भी वो हो। आई थिंक रिटर्न्स यहाँ से नॉर्मल बन सकते हैं। लास्ट 2 साल में तो एबनॉर्मल रिटर्न्स थे जिसमें इंडेक्स जो है वो 6 ट्रिलियन से मार्केट कैप कुछ 19 ट्रिलियन की हो गई, इंडेक्स 50,000 से 1,70,000 का हो गया। बट अब हमने इस साल भी देखा है कि अगर हम जनवरी टू अक्टूबर अगर देखें तो कुछ
इंडिविजुअल्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो तकरीबन ये इंडिविजुअल्स ने एक्टिवली और पैसिवली मिला के कुछ 120 अरब रुपए इस साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, जिसमें से 100 अरब रुपए जो है वो पिछले 3 महीने में आए हैं, क्योंकि 3 महीने में मार्केट की रैली बहुत शार्प थी। पूरे साल में इंडेक्स तकरीबन कुछ 42% पॉजिटिव है। पहले हाफ में जनवरी टू जून इंडेक्स सिर्फ 8% पॉजिटिव था। या पिछले 3 महीने में इंडेक्स 30% पॉजिटिव था। तो उसमें जो है वो जब मार्केट में एक मोमेंटम आया है, तो फंड्स भी आए हैं और पिछले 3 महीने में 100 अरब रुपए इन्वेस्ट हुए हैं। तो मैं इन्वेस्टर से ये कहता हूँ कि मोमेंटम चेजिंग जो है वो ना करें। पिछले 3 महीनों में बदला जिसको हम लेवरेज कहते हैं, या वो कुछ 30 अरब 35 अरब से बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक ये वो लेवल्स हैं कि थोड़ा सा जो है वो कॉशियस। ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियोज पर। आई थिंक जो है वो रिटर्न्स बनेंगे अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करें। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बाज़ार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द कैनवस ऑफ द कैपिटल मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स का इजाफा हुआ है। दे हैव डन प्रिटी वेल. Some new faces coming to this category of the stock broking, and because of that we are seeing some traction, addition of the new investor class, और लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव में भी अब देखने में आ रहा है कि कोई 7 से 8 नई कंपनीज जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। वॉल्यूम सस्टेन कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि 90 बिलियन की वैल्यू ट्रेडेड जो है वो सस्टेन कर रही है। इंडेक्स के बारे में बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु रियली नो एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस कि 2023 तक जो बुलिश स्पेल रहा 2017 से 2023 तक, वो क्या था, और 2023 से ऑनवर्ड जो ये बुलिश स्पेल चल रहा है इसके फ्यूचर एंड प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस और इसके मुज़म्मरात क्या हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस with Ali Nawaz, who happens to be one of the young bright faces, जिन्होंने ट्रेजरी से फाइनेंशियल सेक्टर में ही रहते हुए स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ अपना सफ़र, एक नए सफ़र का आगाज़ किया। चेस सिक्योरिटीज़ की बुनियाद रखी। नाउ दे आर डूइंग प्रिटी वेल। उस वक्त पे एक स्टॉक ब्रोकिंग के बिज़नेस में आना जब लोग श्रिंक हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शंस थी कैपिटल मार्केट में, ब्रोकर अपने स्टाफ को कम कर रहे थे, ऐसे वक्त में ही स्टार्टेड द बिज़नेस। टुडे व्हाट वी सी ऑन द ग्राउंड इज़ माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द फ्यू ब्रोकरेज हाउसेस जिनकी जो क्वालिटी रिसर्च है, इन्वेस्टर बेस है, एंड न्यू एडिशन in terms of services and the concepts that he is bringing to the market. So Ali Nawaz, welcome to the show. Assalamu alaikum. Waalaikum, thank you sir. अली, ये बताइए कि ये जो आपकी ट्रांजिशन है फ्रॉम द ट्रेजरी टू द ब्रोकरेज, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम ज़रूर आपसे समझेंगे कि आपकी नज़र में कैपिटल मार्केट के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस किस तरह के। बिल्कुल। थैंक यू सानी साहब फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि मेरा तकरीबन कुछ 18 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम ब्रोकरेज हाउस, वहाँ ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च, देन आई मूव टू अ म्यूचुअल फंड, वहाँ पर कुछ साल गुजारे, फिर एक बैंक की ट्रेजरी में जो है वो 3 साल गुजारे, और उसके बाद एक और बैंक की ट्रेजरी में कुछ 8 साल गुजारे। तो पूरा जो मेरा करियर था वो ट्रेजरी, कैपिटल मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम, एक्विटीज, इसके गिर्द था। इसमें ड्यूरिंग माय करियर मैंने ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर इट बी बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, वो जब कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं या जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, वर्किंग के साथ, रिसर्च बेस्ड आइडियाज, इकोनॉमी को देखते हुए, उसको वैल्यूएट करते हुए, कंपनीज को देखते हुए, उनके फंडामेंटल्स को देखते हुए इन्वेस्ट करते थे। हाउएवर जब हम
बात करते थे ब्रॉडर पब्लिक से, ऑडियंस से, तो उनसे ये फील मिलता है कि स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ नुकसान होता है और स्टॉक मार्केट में जो है वो पैसे चले जाते हैं और नफा कभी भी नहीं होता। और ये ब्रॉडर कंसेंसस यही था। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा कि यहाँ पर जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, अगर वही उसी तरीके से अगर इंडिविजुअल्स को ये भी जो है वो रेकमेंड किया जाए और काम कराया जाए, तो आई थिंक वो भी जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे बना सकते हैं। इसी विजन के साथ हमने चेस सिक्योरिटी स्टार्ट किया और एक रिसर्च डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और फिर हमने अपने लोग इस तरह के रखे और ट्रेन किए, जिसमें वो बेसिकली उनका काम बेसिकली ब्रोकरेज बनाना नहीं, बट उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को इस तरीके से डिज़ाइन करना, डेवलप करना, जिससे उनका रिस्क भी मैनेज रहे और उनका रिटर्न्स भी जो है वो आते रहे, और उनको एक रेगुलर इनकम, जो लोग जनरली बैंक की तरफ जाते हैं या रेंटल इनकम की तरफ जाते हैं, तो उनको अपने पोर्टफोलियो से भी उस तरीके की डिविडेंड इनकम मिल सके। तो हम बेसिकली ब्रोकरेज के साथ साथ एक तरीके का उनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करके, एडवाइस करके, पूरा बेस्ड ऑन रिसर्च आइडियाज उनको देते हैं, ताकि वो जो है वो इस जो मार्केट में हमने रैली देखी या मार्केट की वॉलिटिलिटी में वो नुकसान से भी बच सके और वो तेजी में पोर्टफोलियो से वो रिटर्न भी बना सके। अली नवाज़, आपने वो वक्त देखा है कि सन 2018, 19, 20 में बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम्स होते थे। आप जो जिस फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि आप लिवरेज पे कम तवज्जो देते हैं। आप क्लाइंट की जो बाइंग सेलिंग है, डे ट्रेडिंग है, उसको किसी हद तक आप डिस्करेज करते हैं। तो ये अगर ब्रोकरेज से आप पैसे नहीं जनरेट करते तो अब सस्टेन कैसे किया? इतना टफ़ टाइम जो था 2023 तक का, वो आपने कैसे सस्टेन किया, कैसे निकाला? ठीक है सर, हमने तो अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो लेवरेज, एक्सेसिव लेवरेज या जो सही रिस्पॉन्सिबली लेवरेज को यूज नहीं करता है, या वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो एक ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज कमीशंस बना लेता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में उसका क्लाइंट ही जो है वो जिंदा नहीं रहता या उसका कैपिटल नहीं रहता, तो वो लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न्स वैसे ही नहीं बन सकते हैं। और आप ये तो कोई एक इंटेलिजेंट वे भी नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को जो है वो 2 महीने 4 महीने के लिए अपना क्लाइंट कंसिडर करें, कि बस इससे जितना रेवेन्यू बन सकता है। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि जब एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो जब बढ़ेंगे, जब उसका 100 रुपए का पोर्टफोलियो 400 रुपए का होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रोकरेजेस भी उस हिसाब से ही इसमें बढ़ जाएगी। तो अगर क्लाइंट पैसे बनाएगा, सस्टेन रहेगा, तो ब्रोकरेज हाउस भी पैसे बना लेगा और सस्टेन होगा। इस विजन के साथ जो है वो स्टार्ट किया हमने 2021 में, लाइसेंस अप्लाई किया, 2022 में स्टार्ट किया। आई थिंक उसके बाद से 1 साल 1.5 साल बहुत टफ था, आपकी बात बिल्कुल सही है, वॉल्यूम्स नहीं थे। हाउएवर वो एक क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज उनके पोर्टफोलियोज बहुत ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं, और वो जो है वो हमारे साथ है भी आज तक। तो फिर जो है वो हमने अपने टारगेट पे, अपने मिशन पर फोकस किया, तो उसके बाद तो सारी चीज़ें, चाहे वो ब्रोकरेज की मद में हो या किसी और उसमें हो, वो हमें फिर उस तरीके से आती रही। अच्छा, वन फाइनल वर्ड ऑन योर स्ट्रेटजी, न्यू फिलॉसफी। ये तो जो क्लाइंट है आपके पुराने, वो तो आपको पीर मानते होंगे, बिकॉज इतने लोएस्ट लेवल के ऊपर किसी का पोर्टफोलियो बनवाना और 22-23 साल के रिकॉर्ड का बीट होना और फिर वैल्यू का सस्टेन करना, तो पुराने क्लाइंट तो खुश हैं। इस वक्त भी नए क्लाइंट मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त तो आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में यूफोरिया है, मार्केट में जो है वो इस वक्त तो नए क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं। वैसे जनरली जब हम 2022-23 में स्टॉक्स पिच करते थे, तो जब हम कहते थे स्टॉक्स ले लें, तो लोग कहते थे आप डॉलर सेल करते हैं। तो उस वक्त करेंसी जिस तरीके से डीवैल्यू होती थी, तो वो लोग जो फ्लोज जो थे वो उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल अभी तो इक्विटीज में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि मार्केट जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है, कोई 50,000 से तकरीबन 1,70,000 तक आ गई है। तो अब उस क्लाइंट को किस तरीके से उसका रिस्क मैनेज करना है, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है, दिस हैज बीन अ चैलेंज फॉर अस, कि हम किसी भी वॉलेटिलिटी में उसको पोर्टफोलियो जो है वो उसका ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें कि वॉलेटिलिटी में उसका पोर्टफोलियो बचा रहे, और अगर मार्केट यहाँ से परफॉर्म करती है तो उसमें उसका रिटर्न भी बन जाए। तो अभी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स हैं एज कम्पेयर टू लास्ट 2 years। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अली, ये बताएं कि ये 2023 की बात अक्सर आपको मैं कहते हुए सुनता हूँ, 2023 में ये जो बेरिश स्पेल ख़त्म हुआ और बुलिश की बुनियाद रखी जा रही थी,
कौन से अवामिल थे, कौन से ट्रिगर्स थे आपकी नज़र में कि जब आपको लगा कि यार थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी शुड आल्सो चेंज? जी, देखिए सबसे पहले तो एक जो 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 एक सबसे बड़ी चीज़ जहाँ से ये बुल रैली स्टार्ट हुई, वो हुआ हमारा आईएमएफ प्रोग्राम का मिलना। राइट। जब हमें जुलाई में 2023 में एक हमें 9 मंथ्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमारा हुआ आईएमएफ से, और उसी दरमियान एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई और उसने आईएमएफ के प्रोग्राम पर जो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, उसी वजह से हमने देखा कि करेंसी भी स्टेबलाइज़ हुई, डिफ़ॉल्ट के फ़ियर्स भी जो है वो ख़त्म हुए। जो एनर्जी सेक्टर्स के रिफ़ॉर्म किए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ाई, उस वक़्त तो बहुत पेनफुल था अवाम के लिए भी, बट ये कुछ चीज़ें ज़रूरी थी करना। और जो है जैसे ही वो हमें प्रोग्राम मिला वैसे ही मार्केट में थोड़ी-सी लिक्विडिटी भी आई, कॉन्फिडेंस भी आई, इंटरेस्ट रेट्स उस वक़्त बहुत हाई थे, 22% के करीब थे। हमारी वैल्यूएशंस बहुत डिप्रेस थी, मार्केट्स में कुछ स्टॉक्स 3 और 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे थे, ओवरऑल मार्केट 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही थी। उस वक़्त तो वैल्यूएशंस श्रीलंका और घाना से भी नीचे थी जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। बट जैसे ही हमें वो आईएमएफ प्रोग्राम मिला वहीं से स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई एक सिंगल फैक्टर जिसकी वजह से जो है वो ये रैली स्टार्ट हुई या स्टेबिलिटी आई, वो उस वक़्त का आईएमएफ प्रोग्राम और फिर हमारी रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो फैक्टर्स थे बुल रैली स्टार्ट होने की। आपको नहीं लगता कि ब्रोकर्स और जो एनालिस्ट थे या फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे, वो भी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे बिकॉज डिफ़ॉल्ट नहीं हुए थे और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि गॉड फॉरबिड हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं? अगर आपको एक वर्ड में सिलेक्शन करनी हो कि ये पाकिस्तान की एक्सटर्नल अकाउंट था, गवर्नेंस थी या इकोनॉमी थी, विच थिंग विल यू चूज़ कि जिसको आप सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराएं उस सिचुएशन का? मेरे ख़्याल जो है वो एक पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट था। राइट। लोग ये देख रहे थे कि जो है वो श्रीलंका में 2-2 3-3 दिन की जो है वो पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी। आई थिंक तो वही फ़ियर्स ये था कि अगर हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए, उस वक़्त हमारे पास कुछ सवा महीने का इम्पोर्ट कवर था। तो यही डर लग रहा था कि अगर हम एनर्जी इम्पोर्ट नहीं कर सकें तो क्या होगा? इन्फ्लेशन क्या होगी? डॉलर का रेट क्या होगा? तो यही सारे एक्चुअली जो एक्सटर्नल अकाउंट था, उसी के कंसर्न्स ने ये पूरा पैनिक जो है क्रिएट किया बिल्कुल था। समझ में आ गया। हमारे बॉन्ड से लेकर कैपिटल मार्केट तक सब जगह चैलेंजेस थे और सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम से चीज़ें बदलना शुरू हो गई। फिर ये जो रैली की बात होती है कि लोगों को तो ये सेंस था कि यार डिफ़ॉल्ट की सिर्फ बातें ख़त्म हो जाएं, बाज़ार कुड हैव अ सस्टेन्ड रैली, बट इफ़ यू वर टू पॉइंट आउट एंड हाईलाइट फॉर योर कस्टमर्स एंड फॉर द sake of historic records as well, which were the factors जिस पर आप कह सकते हैं कि इस बुलिश रैली की बुनियादें रखी जा रही थी? Were those the policy matters, the governance of the शमशाद अख्तर? What was that? सो बेसिकली एक जो चीज़ हमने स्टार्ट की वो अपनी इकोनॉमी का जो है वो रिफॉर्म्स करना हमने स्टार्ट किए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म स्टार्ट किए। Right. उसको बहरहाल हम रिफॉर्म्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हम बेसिकली हमने करना ये स्टार्ट किया कि जो सब्सिडीज दी थी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पर और गैस प्राइसेस पर, वो हमने उसको पास ऑन करना स्टार्ट की, जिसका बर्डन डेफिनेटली पब्लिक पर आया। बट इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालात बेहतर होना स्टार्ट हुए और हमारी इन्फ्लेशन में जो है वो एक बड़ा स्पाइक आया, बट उसके बाद जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आने लगी। इंटरेस्ट रेट कट जो 22% से लेकर अगले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 22 से 11% हुए, करेंसी हमारी स्टेबल हुई, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो ग्रेजुअली रिकवर होना स्टार्ट हुई। तो और एक चीज़ जो हमने पिछले 1 साल से की वो हमने जो दूसरे एसेट क्लासेस की टैक्सेशन को मैच किया इक्विटी की टैक्सेशंस के साथ। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थीं जो मेजर इवेंट्स थे या मेजर पॉलिसी एक्शंस थे जिसकी वजह से हमने कैपिटल मार्केट में एक इतनी बड़ी रैली देखी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम अली से समझने की कोशिश करेंगे ये जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, ये दिस वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट ही हाईलाइटेड कि जिन्होंने मार्केट बुलिश रैली की जो बुनियाद है वो रखी। एंड गोइंग फॉरवर्ड जब ये रेजोल्यूशन की तरफ गया और एक्चुअली ये रेजोल्यूशन हुई तो मार्केट में बहुत ज़्यादा
ट्रैक्शन देखेगा। इन गोइंग फॉरवर्ड गैस सेक्टर में किस तरह की एक्टिविटी देखी जा सकती है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स कैसे कौन से हैं, कैसे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में अली के साथ हम थोड़ा सा बाज़ार हिस्स के ऊपर एक जनरली सा तायराना जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी नज़र में वो कौन से ट्रिगर्स हैं, अवामिल हैं, जिसकी बदौलत ये रैली सस्टेन कर सकती है और इस रैली में आप फर्दर इन्हेंसमेंट्स देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सम न्यू पॉलिसी measure and what is going to be the policy matrix. So Ali, over to you. पहले तो बताएं कि ये जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है, इसकी रेजोल्यूशन आपकी नज़र में क्या अभी भी उसी तरह पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की तरह 18-20 महीने आगे है, या you see this happening in 6 to 8 months or prior to that, and because of that you see some more index points coming to the market? देखिए, ये जनरली ये एक बहुत बड़ा जिस हम एलिफेंट इन द रूम है, जो हमने पावर सेक्टर को देखा बहुत टाइम से कोशिश की जा रही थी इसको हल करने की। अगर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाऊं तो Yeah. ये बेसिकली पावर सेक्टर को रिजॉल्व करने में इस गवर्नमेंट को तो 2 साल, और इससे पिछली वाली गवर्नमेंट जो शौकत तरीन साहब जब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2021 में, और तब ये वहां पर स्टार्ट हुआ था ये कि जिसमें हम किसी तरीके से डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म के थ्रू पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को हल करते हैं, और इस बात को हमें बहुत टाइम लगा Yeah. करने में। हाउएवर फाइनली ये हो गया। अब गैस सर्कुलर डेट में हमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें करनी है। ये तकरीबन सेक्टर में कुछ 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, जिसके लिए हमें टैरिफ्स को रैशनलाइज करना होगा। वैकॉग का हमें आईएमएफ ने कहा है वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ गैस, जिसमें लोकल और आरएलएनजी की जो है हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, हम उस पर गैस को करें। इसके अलावा हमें जो है वो जो कि ऑलरेडी बुक्स पर जो सर्कुलर डेट का स्टॉक खड़ा हुआ है, उसके हल के लिए कुछ करना है कि क्या हम उसे डिविडेंड मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे या उसी तरीके से करेंगे जिस तरह पावर सेक्टर में हमने एक सुकूक पावर सेक्टर में हमने लोन देकर जो है किया, या उसको किसी सुकूक या इन्वेस्टमेंट के मैकेनिज्म से करेंगे। फिर हमें कतर से अपने आरएलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रीनिगोशिएट करने हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास डोमेस्टिक गैस अवेलेबल हैं जो कि हमारी ईएनपी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन हम उनसे खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि Right. हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें आरएनजी की सप्लाई है। तो ये मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें, मेरा ख्याल है इसमें एटलीस्ट साल लगेगा इसको होने में। सही है। अली, आप बाय द वे एक चीज़ कह रहे थे कि जब ये लार्ज कैप हाईली लिक्विड स्टॉक्स में 30-30, 40-40, 50-50 रुपए की तेज़ी हो गई, देन यू केम अप विद समथिंग कि छोटी और मिड कैप कंपनीज को फोकस करने के लिए आपने कोई सेक्शन बनाया और उसके ऊपर काम किया। यू थिंक कि इन लेवल्स के ऊपर, इन प्राइसेस के ऊपर अभी भी मार्केट में, स्टॉक्स में कोई गुंजाइश है दैट यू could go to the market, to the investor, reach out to the investor and say कि अभी भी there are certain stocks के जिसमें कोई potential है? You still see some thing over there? जी, देखिए, जो लास्ट 2 साल की रैली थी उसमें तो हमने ब्रॉडर री रेटिंग देखी, जिसमें ईएनपी, बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटोज, सब में एक रैली देखी। जब Right. मार्केट एक लेवल पर आ जाती है, मार्केट 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग से इस वक्त है 8, 8.5 टाइम्स प्राइस टू Right. अर्निंग्स पे। Right. अब जब ब्रॉडर एक रैली हो जाती है तब जो है वो हमें फिर स्टॉक सिलेक्शन की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से हमने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को जो है वो कवर करते हैं। तो यस, स्टिल हम जो है वो यहाँ से काफी पोटेंशियल है उन स्टॉक्स में, और वी थिंक के जो है वो ट्रक्स सेगमेंट में, टेलीकॉम सेगमेंट में, कोल्ड रोल्ड स्टील में, सीमेंट्स में, एनर्जी चेंज में अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। When you say significant return दे सकते हैं, you mean both the capital gain and the dividend yield. In small cap में तो अब देखा जाता है कि इतना जी ज़्यादा जी you say जनरली both. ये वाले स्टॉक्स, जी Okay. बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये वाले स्टॉक्स जनरली कैपिटल गेन्स देते हैं। डिविडेंड यील्ड्स तो इस वक्त जो इवन ब्लू चिप स्टॉक्स की Yeah. सिंगल डिजिट हो गई है 8-9%, तो Yeah. ये एसेंशियली जो है वो कैपिटल गेन्स देंगे।
सो अगले अगर 1 साल का मंज़रनामा हम बनाने की कोशिश करें जिसमें कुछ लोग स्केप्टिक हैं ये कहने में कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में जा सकते हैं, कुछ लोग स्केप्टिक हैं इस बात को कहने में कि जो डॉलर है वो 300 रुपये को क्रॉस नहीं करेगा, कुछ लोग स्केप्टिक हैं इस बात को तस्लीम करने में कि इन्वेस्टर जो बाज़ार हिस्से में आ जाता है उसकी अगर गले नहीं काटे जाएँ, जो कि अब सिस्टम में गुंजाइश नहीं रही है कि आप लोगों के एसेट और पैसे को कॉन्फिस्केट कर सकें, तो लोग कहते हैं कि नया इन्वेस्टर नहीं आएगा और एक छोटा सा झटका लगेगा तो वापस चला जाएगा। यू सी स्टिल के छोटे स्टॉक्स के ऊपर, मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टर्स को भी सस्टेन किया जा सकता है, मार्केट को भी सस्टेन किया जा सकता है, एंड गॉड फॉरबिड पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। सो यू थिंक कि यू सी थिंग्स गोइंग वेल? जी, बिल्कुल देखिए जिस तरह आपने बताया कि विद रिगार्ड्स टू मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो ना लार्ज कैप्स में भी वही बीटिंग या आएगी जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे आएगी। हाउएवर आई थिंक 2026 में हमने देखते हैं कि की थीम्स जो हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स हमने देखा 22 से 11 हो गए हैं। या अब इस वक़्त अगर हम इस लेवल को देखें होता ये है कि बूम बस्ट साइकिल्स होते हैं। अगर हम इस लेवल को सस्टेन भी कर लें हम अपनी इन्फ्लेशन को, एक्सटर्नल अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज करें और बेशक सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स ना हो। राइट। अगर हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी भी रहे, तब भी हम मार्केट में एक अच्छी रैली गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। आगे हमारे पास की ट्रिगर्स में ये गैस सर्कुलर डेट की रेज़ोल्यूशन है, जिससे लार्ज कैप स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रैली बन सकती है। फिर हमारा पोटेंशियली एमएससीआई और FTSE जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, इसमें हमारा जो है वो वेटेज इंप्रूव हो सकता है क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली, वॉल्यूम्स भी हुए हैं, मार्केट कैप्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं। फिर हमने प्राइवेटाइज़ेशन पे थोड़ा काम होते हुए देखा है, जिसमें अभी फर्स्ट वन बैंक प्राइवेटाइज़ हुआ है और अभी डिस्कोज़ को हमें प्राइवेटाइज़ करना है। फिर हम एफडीआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं माइनिंग में, ये जो हमने सऊदीया और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ एक्सपेक्टेड है कि जो हमने डिफेंस पैक्ट किया है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आनी है, वो माइनिंग में आएगी, कुछ और सेक्टर में आएगी। तो ये वो थीम्स हैं जिनके होने से मार्केट में वेदर इट बी लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, उन सब में एक अच्छी रैली हो सकती है डिपेंडिंग कि हम अपनी जो ये मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको सही मैनेज करके चलाएं और इस जो स्टेबिलिटी को बरकरार रखें। 2026, what are your hopes and aspiration vis-a-vis external account, macroeconomic indicators, and finally on the market outlook? जी, देखिए अभी तक हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही रही हैं, करेंसी भी स्टेबल रही है, इंटरेस्ट रेट्स में भी एक अच्छा कट आ गया है। गोइंग इनटू 2026 हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एस्टिमेट से हम 3 साढ़े 3% की ग्रोथ करेंगे। अगर हमें ये ग्रोथ करनी है, यहाँ से बढ़ना है तो हमें अपना एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो कंट्रोल में रखना है। हम देख रहे हैं कि थोड़े से ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स कुछ आना स्टार्ट हुए हैं कुछ महीनों से और जिसका एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर ज़रूर आएगा उसको हमें उस मिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और करेंसी के थ्रू किसी तरह अपने एक्सटर्नल अकाउंट्स को मैनेज करना होगा, टैक्सेशन पे काम करना होगा, एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में रखने होंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें लगता है अब तक हम करते आए हैं और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक फिर तो काफ़ी जिस तरीके से मैंने ट्रिगर्स गैस सर्कुलर डेट और एफडीआई और री-रेटिंग और रीबैलेंसिंग के हवाले से बताई। आई थिंक ये सारे ट्रिगर्स जो हैं वो मार्केट में 2026 में प्ले आउट हो सकते हैं। वॉलेटिलिटी जिस लेवल्स पर मार्केट है डेफिनिटली आ सकती है। हमने अप्रैल में एक पाकिस्तान इंडिया वॉर और फिर इसराइल और ईरान वॉर में देखा तो हम इन्वेस्टर्स को यही कहते हैं कि जो है वो वॉलेटिलिटी तो इस साल भी आई थी, अगले साल भी आ सकती है। उस बट वो ये मार्केट का पार्ट होती है लेकिन सब सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपनी पॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करेंगे तो आई थिंक मार्केट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। अली, अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहें आखिर में तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, बिल्कुल देखिए, मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि जिस लेवल्स पे मार्केट है ज़रूरी नहीं है जो लास्ट 2 साल में हुआ अगले 2 साल में भी वो हो। आई थिंक रिटर्न्स यहाँ से नॉर्मल बन सकते हैं। लास्ट 2 साल में तो एबनॉर्मल रिटर्न्स थे जिसमें इंडेक्स जो है वो 6 ट्रिलियन से मार्केट कैप कुछ 19 ट्रिलियन की हो गई, इंडेक्स 50,000 से 1,70,000 का हो गया। बट अब हमने इस साल भी देखा है कि अगर हम जनवरी टू अक्टूबर अगर देखें तो कुछ
इंडिविजुअल्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो तकरीबन ये इंडिविजुअल्स ने एक्टिवली और पैसिवली मिला के कुछ 120 अरब रुपए इस साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, जिसमें से 100 अरब रुपए जो है वो पिछले 3 महीने में आए हैं, क्योंकि 3 महीने में मार्केट की रैली बहुत शार्प थी। पूरे साल में इंडेक्स तकरीबन कुछ 42% पॉजिटिव है। पहले हाफ में जनवरी टू जून इंडेक्स सिर्फ 8% पॉजिटिव था, या पिछले 3 महीने में इंडेक्स 30% पॉजिटिव था। तो उसमें जो है वो जब मार्केट में एक मोमेंटम आया है तो फंड्स भी आए हैं और पिछले 3 महीने में 100 अरब रुपए इन्वेस्ट हुए हैं। तो मैं इन्वेस्टर से ये कहता हूँ कि मोमेंटम चेजिंग जो है वो ना करें। पिछले 3 महीनों में बदला जो है, जिसको हम लेवरेज कहते हैं, या वो कुछ 30 अरब 35 अरब से बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक ये वो लेवल्स हैं कि थोड़ा सा जो है वो कॉशियस। ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियोज पर। आई थिंक जो है वो रिटर्न्स बनेंगे अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। अली नवाज़, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ अपने जायज़ा लिया कि 2023 से लेके 2025 तक बाज़ार के हालात कैसे रहे, 2023 से पहले के चैलेंजेस कैसे थे, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द होप्स एंड एस्पिरेशंस अबाउट द कैपिटल मार्केट। क्या हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार में जिस तरह के चैलेंजेस 2023 से पहले आए थे, गोइंग फॉरवर्ड वो चैलेंजेस रिपीट हो सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर बेस में जिस तरीके का इजाफा हो रहा है और पास की जो हिस्ट्री है जिसमें ये देखा गया कि एक बुलिश स्पेल के एंड पे इन्वेस्टर्स नए आते हैं और फिर वो एक हिस्टोरिक लेवल पर जब लॉस करते हैं तो एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से इस तरह की चीज़ रिपीट होने जा रही है? इन सारी बातों के ऊपर अली ने जो तज़िया पेश किया उससे ये लगता है कि इस दफ़ा ब्रोकर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो नए ब्रोकर्स बाज़ार में आ रहे हैं, दे आर वेरी कॉशियस, दे हैव गॉट वेरी सेलेक्टिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ defining the very interest of the new investors and going forward setting up the strategies for the investors. अली ने हमें बताया कि बाज़ार में जो वॉल्यूम सस्टेन कर रहे हैं उसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ द स्ट्रेटजी कि लोगों को ये नहीं समझा जाए कि वो वन ऑफ न्यू कस्टमर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो को इस तरह मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए कि उनके जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम गोल्स हैं वो उनको पूरे होते हुए नज़र आए। बहुत कम ब्रोकरेज हाउसेस इस तरह सोचते हैं कि आप क्लाइंट को सिर्फ इसलिए लेकर आएँ कि उससे आपकी ब्रोकरेज पूरी हो रही हो, और बहुत कम ब्रोकरेज हाउस इस तरह सोचते हैं कि क्लाइंट को आप इसलिए लेकर आएँ कि उसकी जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हों, और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स कि यू गेट अ रिपल इफेक्ट, योर ब्रोकरेज हाउस serves as a feeder to the new funds, and when new funds keep coming, your brokerage house and the brokerage industry prospects. On the economy side बहुत ज़बरदस्त अली ने तज्ज़िया दी और बताया कि पॉलिसी मेजर्स का सस्टेन करना तो एक चीज़ है, बट जो लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस और इश्यूज थे, आप जिसमें कह सकते हैं कि सब्सिडीज़, रिफॉर्म्स एंड स्पेशली IMF गिवन डायरेक्शंस, उस पे मनोअन अमल होना इज़ समथिंग दैट इज़ बिकॉज दैट यू सी द कैपिटल मार्केट thriving, you see the debt to capital market ratio improving, you see the GDP to market capitalization ratio enhancing, and you see new investor classes coming to the market. And come 2027 December ये जो बात हो रही है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, उसके फोर फ्रंट पे भी और सेंटर पर भी हमें जब कैपिटल मार्केट नज़र आती है और हमें जब नज़र आता है कि सुकूक के जो ऑप्शंस हैं, ऑक्शंस हैं, वो वहाँ से हो रहे हैं, तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि बाज़ार एसेस में इन्वेस्टर बेस 2.5 लाख से 4 लाख हो गया। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें अगर सस्टेन करती हैं, वी कैन सी the new blood, new investor class coming to the market, and we could see new values thriving. नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज़्ज़ियों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।